हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्यभिषक क्लासेस। मैं डॉक्टर प्रीति आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की क्लास में। आज हम लोग द्रव्य गुण विज्ञान के ही इम्पोर्टेंट नोट्स डिस्कस करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने रस के बारे में पढ़ा था, द्रव्य के बारे में पढ़ा था, गुणों के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग वीर्य के बारे में पढ़ेंगे, विपाक, कर्म और प्रभाव। ये सारे टॉपिक्स हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो आप लोग बड़े ध्यान से देखिए और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड की जाए वो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो आइए देखते हैं वीर्य के बारे में क्या क्या बताया गया है। द्रव्य, रस और गुण के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है वीर्य। वीर्य क्या होता है? पोटेंसी, मतलब आपकी जो एफिकेसी होती है ड्रग की वो किस तरह की होती है। तो इसका डेफिनेशन देखिए, वीर्यते कर्म सामर्थ्यो भवति अनेनेति वीर्यम। तो जो उस ड्रग को कर्म करने में समर्थ करता है वो वीर्य कहलाता है, ठीक है। और येन कुर्वन्ति तत् द्रव्य, मतलब जो काम कराने में हेल्प करता है या जो काम कराने में उसको एलिजिबल कराता है उस द्रव्य को, उसको हम लोग वीर्य कहते हैं। उसकी पोटेंसी भी हम बोल सकते हैं, किसी भी ड्रग की पोटेंसी होती है। कुछ ड्रग अच्छा काम करते हैं, कुछ ड्रग अच्छे से काम नहीं करते हैं, है ना। तो जिसकी पोटेंसी अच्छी होती है, वीर्य अच्छा होता है, वो बहुत अच्छा इफेक्ट दिखाता है आपकी बॉडी पे। और जिसका वीर्य कम होता है उसका इफेक्ट भी कम होता है आपकी बॉडी पे। तो यहाँ पे देखिए बोला गया है कि किस चीज को आप वीर्य कंसिडर करेंगे। तो शक्ति वीर्यवाद आपका बताया है, चक्रपाणी और चरक ने शक्ति वीर्यवाद माना है, मतलब उस ड्रग में कितनी ताकत है, पावर कितना है उसका काम करने का, वही उसका वीर्य है। तो कुछ लोगों ने माना है कि गुण वीर्यवाद, गुण के अनुसार वीर्य होता है, तो ये सुश्रुत और वाग्भट ने माना है। और कर्म वीर्यवाद माना है रस वैशेषिक और नागार्जुन ने। तो ये आप याद रखिएगा किस आचार्यों ने कौन सा वीर्यवाद माना है। और क्या बताया गया है इसमें? अष्टविध वीर्य बताए गए हैं। तो 8 वीर्य क्या क्या होते हैं चरक अनुसार? मृदु, तीक्ष्ण, गुरु, लघु, स्निग्ध, रूक्ष और उष्ण, शीत। तो ये गुण के अनुसार इन्होंने बताया है कि ये जो 8 गुण हैं ये वीर्य में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब वीर्य पैदा करते हैं एक ड्रग में। देन सुश्रुत ने बताया है मृदु, तीक्ष्ण, पिच्छिल, विशद, स्निग्ध, रूक्ष और उष्ण, शीत। तो ऑलमोस्ट सेम है, यहाँ पे सिर्फ एक ही डिफरेंस है, चरक ने गुरु लघु माना है और सुश्रुत ने पिच्छिल और विशद माना है। तो ये 8 वीर्यवाद इन्होंने बताया है, 8 वीर्य इन्होंने कंसिडर किया है। देन द्विविध वीर्य यानी 2 वीर्य किसने माना है? तो चरक ने 2 वीर्य भी बताए हैं और वाग्भट ने भी 2 वीर्य बताए हैं, जिसमें शीत और उष्ण आ जाता है। मतलब कोई ड्रग आपकी बॉडी में जाके अगर ठंडा इफेक्ट दिखाता है तो हम उस ड्रग को शीत वीर्य वाला ड्रग बोलेंगे, और अगर कोई ड्रग आपकी बॉडी में जाके उष्ण इफेक्ट दिखाता है, गर्मी पैदा करता है, तो ये उष्ण वीर्य वाला ड्रग कहलाएगा। नेक्स्ट है पंचदश वीर्य यानी 15 वीर्य माने हैं निम्मी ने, आचार्य निम्मी ने 15 वीर्य बताए हैं। नागार्जुन और चरक ने भी बहुवीर्य माना है, बहुत सारे वीर्य होते हैं, नागार्जुन और चरक ने ये भी माना है। तो भौतिक प्रिडोमिनेंस ऑफ वीर्य देखिए, आपका जो वीर्य ये 8 प्रकार के बताए गए हैं, 10 प्रकार के, उसमें कौन कौन सा आपका आ जाता है? महाभूत। शीत वीर्य में पृथ्वी और जल महाभूत आ जाता है, उष्ण में अग्नि, स्निग्ध में जल, रूक्ष में वायु, गुरु में पृथ्वी और जल, लघु में अग्नि, वायु, आकाश, मृदु में जल और आकाश, तीक्ष्ण में अग्नि, विशद में पृथ्वी और वायु, पिच्छिल में जल। तो यहाँ पे वो जो 8 प्रकार के बताए गए हैं, 2 अलग है ना, तो सब मिला के ये 10 हो गए। तो ये पृथ्वी आपकी जो पंच महाभूत है, ये डिवीजन उसका बताया गया है कि कौन से आपके वीर्य में कौन सा महाभूत अधिक होता है। नेक्स्ट है वीर्य अकॉर्डिंग टू निम्मी, जैसे कि 15 वीर्य उन्होंने बताए थे, तो उसमें क्या क्या आ जाता है? देखिए, आ जाता है नंबर 1 अधोभागहर, जिसमें जल और पृथ्वी की अधिकता होती है। नंबर 2 ऊर्ध्वभागहर, अग्नि और वायु की अधिकता होती है। नंबर 3 उभयतो भागहर, जिसमें पृथ्वी, अग्नि और वायु तीनों की अधिकता होती है, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 में आता है संग्राहिक, संग्राहिक में पृथ्वी और वायु की अधिकता होती है। नंबर 5 में आता है संशमन, वायु, जल और पृथ्वी महाभूत पाया जाता है। नंबर 6 में आता है दीपन, पृथ्वी और अग्नि महाभूत पाया जाता है।
नंबर 7 में आता है जीवनीय, पृथ्वी और जल महाभूत पाया जाता है। नंबर 8 में आता है प्राणघ्न, वायु और अग्नि महाभूत पाई जाती है। नंबर 9 में आ गया मादन, वायु और अग्नि महाभूत पाई जाती है। नंबर 10 में आ गया शीतीकरण, जिसमें जल महाभूत पाया जाता है। नंबर 11 शोथकर, पृथ्वी और जल महाभूत पाया जाता है। नंबर 12 शोथग्न, शोथकर मतलब जो सूजन पैदा करे, शोथग्न मतलब जो सूजन को कम करे। तो शोथग्न में आकाश और वायु महाभूत पाया जाता है। पाचन में अग्नि महाभूत पाई जाती है। धारण में वायु और अग्नि महाभूत पाई जाती है। और लास्ट में है 15 नंबर रोपण, जिसमें पृथ्वी जल और वायु महाभूत पाया जाता है। तो ये 15 प्रकार के जो वीर्य निमि ने बताए हैं, इनके नाम और इनके जो भौतिक कॉम्पोजिशन है वो आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है वो है विपाक। विपाक क्या होता है? विशेष पाक। जब आप किसी रस का सेवन करते हैं, आप खाना खाते हैं, तो उसका पाचन होता है। पाचन होने के बाद वो किस तरह का रस उत्पन्न करता है, किस तरह का इफेक्ट उत्पन्न करता है, उसको विपाक कहते हैं। तो डेफिनेशन देखिए, जठरेण अग्निना योगात आद्य उदेति रसांतरम। तो जठराग्नि के योग से जो रस पे उसका इफेक्ट होता है, उसके बाद जो प्रोड्यूस होता है उसको विपाक कहते हैं। ठीक है, तो विपाकः कर्मनिष्ठया, विपाक आपके कर्म कराने में आपका डिसाइड करता है कि क्या कर्म होगा इस रस का। जो रस आप ले रहे हो, मधुर रस ले रहे हो, उसका कौन सा विपाक होगा और उस विपाक के कारण फिर उसका बॉडी पे क्या इफेक्ट होगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए बताया गया है भौतिक संगठन। मधुर विपाक और कटु विपाक माना गया है, दो प्रकार का विपाक, मधुर विपाक और कटु विपाक, जिसका कि मधुर विपाक में जल और पृथ्वी की अधिकता रहती है और कटु विपाक में अग्नि और वायु की अधिकता रहती है। उसके बाद त्रिविध विपाकवाद माना गया है, चरक ने माना है, ये वाग्भट और पराशर ने भी माना है। इसको रस विपाकवाद भी कहते हैं। तो त्रिविध विपाकवाद में कौन कौन आ जाता है? मधुर विपाक, कटु विपाक और अम्ल विपाक आ जाता है। उसके बाद सुश्रुत ने माना है, पंचविध विपाकवाद भी माना है, द्विविध विपाकवाद भी माना है और षड्विध विपाकवाद भी माना है। षड्विध विपाकवाद को और क्या बोल सकते हैं? यथारस विपाकवाद। 6 रस है तो उसके अकॉर्डिंगली 6 विपाक भी माने गए हैं। और इसको अनियत विपाकवाद भी बोला जाता है। तो ये टर्म्स आप याद रखिएगा, यथारस विपाकवाद, अनियत विपाकवाद, षड्विध विपाकवाद, ये सब एक ही चीज को बोला गया है। नेक्स्ट देखिए क्या बताया गया है, कौन से रस का कौन सा विपाक आता है। तो मधुर विपाक अगर हो रहा है, मधुर विपाक आपके मधुर और अम्ल रस का मधुर विपाक आता है और इसमें कफ वर्धक कर्म होता है, दोषों में कफ की ये वृद्धि करता है। नेक्स्ट है अम्ल विपाक, जो अम्ल रस के कारण आता है और पित्त का ये वृद्धि करता है। कटु विपाक, कटुतिक्त कषाय का कटु विपाक होता है और ये वात वर्धक होता है। ठीक, नेक्स्ट क्या बताया गया है, गुण बताए गए हैं इसके। मधुर विपाक अगर किसी ड्रग का हो रहा है तो उसमें स्निग्ध और गुरु गुण पाया जाता है, वो शुक्रल होता है, शुक्र प्रोड्यूस करता है, शुक्र धातु, और शिष्ट विणमूत्र, विड और मूत्र को भी ये बढ़ाता है, यानी बनाने में हेल्प करता है। अम्ल विपाक भी आपका स्निग्ध और लघु गुण युक्त होता है, ये शुक्र हर होता है। अगर बहुत ज्यादा अम्ल खट्टी चीजें कोई खाएगा तो उसका शुक्र धीरे धीरे शुक्र धातु कम हो जाएगा। और ये भी शिष्ट विणमूत्र यानी मूत्र और पुरुष को बनाने में ये हेल्प करता है। कटु विपाक रुक्ष और लघु गुण वाला होता है, ये भी शुक्र हर होता है और ये बद्ध विणमूत्र करता है, यानी विणमूत्र को रोक लेता है। ठीक है, आपके पुरुष और मूत्र के प्रोसीजर को ये रोक लेता है। तो इस हिसाब से आप जो खाना खा रहे हैं, आप जो ड्रग ले रहे हैं, उसका विपाक क्या हो रहा है, उसके हिसाब से आपकी बॉडी पे इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए वीर्य और विपाकवाद किस किस ने बताए हैं, ये एक लिस्ट यहाँ पे दी गई है, जो आप लिस्ट वाइज याद कर लीजिएगा। चक्रपाणी ने शक्ति वीर्यवाद माना है, सुश्रुत और वाग्भट ने गुण वीर्यवाद माना है, नागार्जुन ने कर्म वीर्यवाद माना है और इंदु ने बहुवीर्यवाद माना है। ठीक है, और विपाक में देखिए, विपाक में सुश्रुत ने षड्विध विपाकवाद भी माना है, पंचविध विपाकवाद भी सुश्रुत ने माना है, चरक ने त्रिविध माना है और सुश्रुत ने द्विविध भी माना है। तो सुश्रुत ने द्विविध, पंचविध, षड्विध कहा है, वाइल चरक ने त्रिविध विपाकवाद कहा है।
तो इस हिसाब से आप ये याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन भी आता है त्रिविध विपाकवाद किसने माना है, तो इसका आंसर होगा चरक। द्विविध विपाकवाद किसने माना है, आंसर होगा सुश्रुत। नेक्स्ट विपाक के बाद आता है प्रभाव। प्रभाव क्या होता है, जैसे कि कोई ऐसा इफेक्ट जो आपके रस गुण वीर्य पे डिपेंड ना करता हो, ठीक है। तो ये आप खाली छूने से ही आपकी बॉडी पे उसका इफेक्ट आने लगेगा, देखने से इफेक्ट आने लगेगा, ठीक। तो ये क्या इसको बोला गया है, अचिंत्य वीर्यम प्रभावम। ऐसा उसका एक्शन जो कि आप चिंता नहीं कर सकते, वो वीर्य से परे होता है, ठीक है। वीर्य हो, विपाक हो, रस हो, किसी की भी एक्शन से वो अलग ही कुछ एक्शन करता है। तो सुश्रुत ने ये डेफिनेशन बताई है और नागार्जुन ने बताया है अचिंत्य अवधारणीय, ठीक है। तो आप अगर उसको धारण करोगे तो वो अचिंत्य कर्म करके दिखा देगा, जो आपने सोचा नहीं होगा वैसा कर्म करके दिखा देगा। तो इसमें क्या क्या एग्जाम्पल्स आ जाते हैं, देखिए थोड़े एग्जाम्पल दिए गए हैं यहाँ पे। रेचन कर्म ऑफ दंती, दंती को आप पकड़ लेंगे तो आपको विरेचन हो जाएगा। विषग्न कर्म ऑफ शिरीष, शिरीष आप अगर सेवन करेंगे तो उसका विषग्न कर्म आता है, जो कि किसी भी रस गुण वीर्य विपाक पे डिपेंड नहीं करता है। कफवात शमन ऑफ लशुन, लहसुन का भी कफवात शमन करने का कार्य भी प्रभाव माना गया है। इसी प्रभाव में कुछ समान प्रत्यारब्ध द्रव्य बताए गए हैं और कुछ विचित्र प्रत्यारब्ध द्रव्य बताए गए हैं। समान प्रत्यारब्ध क्या होते हैं, जैसे कि गुण के अकॉर्डिंगली अगर कोई फंक्शन करे उसको समान प्रत्यारब्ध बोलेंगे, और अगर गुण कुछ हो और फंक्शन कुछ और हो रहा हो तो उसको विचित्र प्रत्यारब्ध बोलेंगे। तो इसमें देखिए क्या क्या एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। समान प्रत्यारब्ध में गोधूम मधुर और गुरु गुण युक्त होता है और ये वातहर होता है। आम्लकी अम्ल रस युक्त होता है और सर गुण होता है इसमें। क्षीर यानी दूध मधुर और गुरु होता है, शीत वीर्य और दीपन कर्म ये करता है। धातकी कषाय रस और शीत वीर्य युक्त होती है और ग्राही कर्म ये करती है। शुकर मांस मधुर रस और गुरु गुण युक्त होता है और मधुर विपाक इसका होता है। पारावत आपका गुरु गुण युक्त होता है और ये अदीपन कराता है, ठीक है, ये दीपन नहीं करता है। उसके बाद देखिए विचित्र प्रत्यारब्ध द्रव्य के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जिसमें आ जाता है यव। यव धान जो होता है वो मधुर और गुरु गुण युक्त होता है, लेकिन वो वात कर होता है, ये वात को बढ़ा देता है, ठीक है। नॉर्मली मधुर और गुरु द्रव्य वात को कम करते हैं, लेकिन ये वात को बढ़ा रहा है, इसलिए ये विचित्र प्रत्यारब्ध में रखा गया है। मछली मत्स्य मधुर होती है, गुरु होती है, लेकिन ये उष्ण वीर्य होती है, तो ये ऑपोजिट हो गया। मधुर जो होता है वो नॉर्मली शीत वीर्य होता है, उसका इफेक्ट ठंडा रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इसका इफेक्ट गर्म आ रहा है, उष्ण वीर्य आ रहा है। तो ये हो गया विचित्र प्रत्यारब्ध द्रव्य। उसके बाद और भी एग्जाम्पल्स हैं, देखिए नंबर 3 में सिंह का मांस, वो मधुर और गुरु होता है लेकिन कटु विपाक होता है। महापंचमूल मधुर कषाय तिक्त होता है लेकिन उष्ण वीर्य होता है। सैंधव लवण लवण रस होता है फिर भी शीत वीर्य होता है, नॉर्मली लवण रस का उष्ण वीर्य आना चाहिए। आम्ल की आम्ल रस होता है लेकिन शीत वीर्य होता है, अम्ल रस में भी उष्ण वीर्य आना चाहिए। अर्क अगुरु और गुड़ची तिक्त रस प्रधान होते हैं लेकिन उष्ण वीर्य होते हैं इसमें, ठीक है। व्रीहि धान्य मधुर रस युक्त होता है लेकिन अम्ल विपाक होता है इसका। पिपली कटु रस युक्त होती है लेकिन मधुर विपाक होता है। देखिए उल्टा हो रहा है ना, कटु रस का कटु विपाक होना चाहिए लेकिन इसमें यहाँ पे मधुर विपाक हो रहा है। पटोल पत्र तिक्त रस युक्त होता है लेकिन मधुर विपाक होता है। हरितकी कषाय रस होती है और ये मधुर विपाक होती है। विविधकी भी कषाय रस की होती है लेकिन इसका विपाक भी मधुर होता है, ठीक है, उष्ण वीर्य होता है और रेचन कर्म कराता है। इसके तीनों ही एक्टिविटीज आपके विचित्र प्रत्यारब्ध में आते हैं। नेक्स्ट है कुलथ, कषाय रस युक्त होता है लेकिन अम्ल विपाक होता है इसका। अगर आप कुल्थी की दाल खाएंगे तो आपका विपाक अम्ल होगा, आपको खट्टा खट्टा सा लगेगा डाइजेशन होने के बाद। उसके बाद है घृत, शीत वीर्य होता है, ठंडा होता है फिर भी अग्नि दीपन कराता है, अग्नि को बढ़ाता है ये। मांस आपका मधुर विपाक युक्त होता है लेकिन पित्तवर्धक होता है। और फाणित देखिए गुरु होता है, स्निग्ध और उष्ण होता है लेकिन ये वात को बढ़ा देता है, वात कर होता है। वसा जो होती है उष्ण वीर्य युक्त होती है लेकिन अग्नि को कम कर देती है ये। और मुग्ध देखिए कटु विपाक युक्त होता है लेकिन पित्त का शमन करता है। तो यहाँ पे
इसकी जो क्वालिटीज हैं उससे हट के अगर कुछ ये काम कर रहा है तो हम इसको विचित्र प्रत्यारब्ध में रखते हैं। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ प्रभाव। प्रभाव के इंपॉर्टेंस में कुछ टर्म्स बताए गए हैं जो हमें याद रखने हैं। सबसे पहले है अचिंत्यवात और दैव प्रतिघातक, विश्व प्रतिघातक, कर्म वैशिष्ट्यात, अद्भुत कर्म और आगम। ठीक है, तो ये आप टर्म्स याद रखिएगा। ये प्रभाव के गुण में, प्रभाव के इंपॉर्टेंस में ये सब बताया गया है। उसके बाद आते हैं कर्म। तो कर्म मतलब एक्शन। कोई चीज आप ले रहे हो, उसके बॉडी के ऊपर क्या एक्शन हो रहा है, तो उसके बारे में क्या क्या बताया गया है देखते हैं। संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यम आश्रितम। तो ये जो कर्म होता है ये संयोग से हो या विभाग से हो, ये द्रव्य में आश्रित होके रहता है। कोई भी द्रव्य आप ले लीजिए, उसका कुछ ना कुछ कर्म तो जरूर होगा, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, चाहे बढ़ाने का काम करे चाहे घटाने का काम करे दोषों को। उसके बाद है प्रयत्नादि कर्म चेष्टितम उच्यते। कोई प्रयत्न आप कर रहे हो, कोई चेष्टा कर रहे हो, उसको भी कर्म कहा जाता है। क्रिया लक्षणम कर्मम। ठीक है, तो कोई क्रिया का लक्षण अगर दिखाई दे उसको भी कर्म कहा जाता है। यत्र कुर्वन्ति तत्कर्मम, ये न कुर्वन्ति तत् वीर्यम। तो यहाँ पे यत्र कुर्वन्ति तत्कर्मम, जो आप करते हो वो कर्म है, जैसे करते हो वीर्य की वजह से वो होता है, वो वीर्य है। यत्र कुर्वन्ति तत्र तत् अधिकरणम, जहाँ पे ये करते हो काम वो अधिकरण होता है। यदा कुर्वन्ति स कालः, जब करते हो वो उसका काल होता है, समय। यथा कुर्वन्ति सा उपाय, जैसे करते हो वो उसका उपाय बोला गया है। और यत् साध्यन्ति तत्फलम, और ये सब करने के बाद जो आपको मिलता है वो उसका फल कहा जाता है। तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं, ये भी एग्जाम में आते हैं। जैसे पूछा जाता है कि ये न कुर्वन्ति तत् डैश, तो उसमें ऑप्शंस आपको मिलेंगे। आपका ऑप्शन वीर्य जहाँ पे लिखा होगा वही सही आंसर होगा। यथा कुर्वन्ति स डैश। ठीक है, तो यथा कुर्वन्ति स उपाय, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद बहुत तरह के कर्म बताए गए हैं जिसपे एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं। जैसे कि दीपन कर्म है, तो उसमें सबसे जो श्रेष्ठ दीपन करता है वो होता है मिसी। मिसी यानी मिश्रेया या सौंफ होती है मिसी। नेक्स्ट है पाचन, नागकेशर इसमें श्रेष्ठ होता है। दीपन और पाचन दोनों कर्म में चित्रक श्रेष्ठ होता है। ग्राही में शुंठी, जीरक और गजपिपली बताया गया है। स्तंभन में कूटज और टुंटुक बताया गया है। अनुलोमन के लिए हरितकी बताया गया है। स्रंशन में आरगवत, भेदन कटुकी, रेचन में त्रिवृत, संशोधन में देवदाली, संशमन में गुड़ुची, छेदन में मरीच और शिलाजतु बताया गया है। लेखन में उष्ण जल, मधु, वचा और यव बताया गया है। व्यवाई में भंगा और अहिफेन बताया गया है। विकासी में क्रमुक और कोद्रव बताया गया है। मदकारी में मध्य और सूरा बताया गया है। और ये अभिसंधि में दधी बताई गई है। दधी अभिसंधि होती है, सारे स्रोतों को ये बंद कर देती है। प्रमाथी में मरीच और वचा बताया गया है। योगवाही में मधु बताया गया है। आशुकारी में तेल बताया गया है। सूक्ष्म में सैंधव लवण, एरन तेल और नींबू तेल बताया गया है। प्राणहर, विष सबसे श्रेष्ठ प्राणहर होता है, प्राण ले लेता है। विदाही में सरसप बताया गया है। जीवनीय में जीवक और ऋषभक बताया गया है। बृंघणीय में अश्वगंधा और काकुली। बल्य में बला, अश्वगंधा और शतावरी श्रेष्ठ होते हैं। रसायन में गुड़ची, रुदंती, कुकुल और हरितकी बोले गए हैं। वयः स्थापन में आम्लकी, हरितकी और कुड़ची बताए गए हैं। और वाजीकरण में नागबला और कपिकच्छु का बीज श्रेष्ठ बताया गया है। ठीक है, तो ये कुछ ड्रग्स हैं जिनके कर्म आपको बताए गए हैं, जो इस कर्म में सबसे बेस्ट होते हैं। तो आपको जिस पेशेंट पे जैसा इस्तेमाल करना हो उस टाइप से आप उसके लिए ड्रग चूज कर सकते हो। हमने यहाँ पे देखा कि बहुत तरह के कर्म बताए गए हैं, लेकिन ये कर्म एक्चुअली क्या होते हैं, क्या होता क्या है इन कर्मों में, बॉडी पे इसका क्या इफेक्ट होता है, तो उसके लिए शारंगधर संहिता में कुछ डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा दिया गया है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले दीपन कर्म बताया गया है। तो दीपन कर्म के डेफिनेशन में क्या बताया गया है, पचेन नामम वह्नीकृत्य दीपनं तद्यथा मिशी। तो ये मिशी एग्जाम्पल है इसका। ये क्या करता है, आम का पाचन नहीं करता है। पचेत न आमं, आम का पाचन नहीं करता, लेकिन वह्नीकृत्य जो आपकी अग्नि होती है उसको बढ़ा देता है, तब जाके आप उसको दीपन बोलेंगे। तो ये सौंफ होती है जो ये कर्म करती है। सेकंड में आता है पाचन।
पचति आमं न वह्नि च कुर्यात् यत् तद्धि पाचनम। तो ये क्या करता है, आम का पाचन कर देता है। अपक्व अन्न अगर रस कुछ हो आपकी बॉडी में उसका पाचन कर देगा, लेकिन वह्नि को नहीं बढ़ाएगा। न वह्नि च कुर्यात्, उसको आप पाचन कर्म बोलोगे। तो ये नागकेसर इसका एग्जाम्पल है। पीछे जो लिस्ट आपको मैंने बताया था सारा कर्म और ड्रग का, उसमें यही सब ड्रग हैं जो आपकी लिस्ट बनाई गई है, उसको भी आप याद कर लीजिएगा। थर्ड में आता है दीपन और पाचन दोनों ही कर्म। चित्र को दीपन पाचन, चित्रक आपका आम पाचन भी करता है और अग्नि दीपन भी करता है। उसके बाद आता है संशमन। संशमन का डेफिनेशन क्या है, न शोधयति यद दोषान समानो न उदरयति अपि समीकरोति विषमांग संशमं तद्यथा अमृता। तो अमृता या गुरुचि जो होती है वह संशमन होती है, और ये क्या करती है, ये शोधन नहीं करती है। न शोधनं यद दोषान, दोषों का शोधन नहीं करती है, शरीर से बाहर नहीं निकालती है। और समानो न उदीर्यते अपि, कोई अगर दोष समान अवस्था में उसको भी बढ़ाती नहीं है। ठीक है, तो करती क्या है, ये समीकरोति विषमान। अगर कोई दोष विषम हो गए हैं, वात बढ़ गया है, उसको समअवस्था में ले आएगा। कफ कम हो गया है, उसको समअवस्था में ले आएगा। तो एक बैलेंस मेंटेन करके ये रखता है। उस ड्रग को आप शमन ड्रग कहते हैं। ठीक है, जो आपकी बॉडी में तीनों दोषों को सम अवस्था में बना के रखे। तो इसके एग्जाम्पल में गुरुचि या अमृता बताई गई। अमृता उसका सिनोनिम है गुरुचि का। आगे की क्लासेस में हम लोग ड्रग्स और उसके सिनोनिम्स क्या क्या हैं, उसके बॉटनिकल नेम्स क्या क्या हैं, ये सब भी पढ़ेंगे। तो आज हम लोग सिर्फ थोड़ा थोड़ा आप ये थोड़ा ध्यान में रखिए, अमृता जो है वो गुरुचि को कहा जाता है। नेक्स्ट है अनुलोमन। अनुलोमन क्या होता है, कृत्वा पाकं मलानां यद भिद्वा बंध मलो नय अधो नयेत तच्च अनुलोमनं ज्ञेयं यथा प्रोक्ता हरितकी। तो ये क्या करता है, मल का पाक करा के, कृत्वा पाकं, मल का पाक करा के, यद भित्वा, उसको भेदन करके, उसको तोड़ के मल के बंध को क्या करता है, अधोनयति, नीचे के मार्ग में ले जाता है, यानी आपके रेक्टम से इसको बाहर निकाल देता है। ठीक है, तच्च अनुलोमनं, उसको हम लोग अनुलोमन बोलेंगे। और इसका एग्जाम्पल है आपकी हरितकी। नंबर 6 में है श्रंशन। श्रंशन क्या होता है, पक्तव्यं यत् अपक्त्वैव श्लिष्टं कोष्ठे मलादिकं नयति अध संशनं तद यथा स्यात् कृतमालकम। तो ये पाचन करा के हो या अपक्व हो, कैसा भी हो, मल आपके कोष्ठ में उसको श्लिष्ट करा के ये अध मार्ग से निकाल देता है, रेक्टम से निकाल देता है। तो उस प्रोसीजर को श्रंशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो कृतमालक है ये आपका एग्जाम्पल है। ये आरगवध को कृतमालक बोला जाता है। आरगवध आपका श्रंशन कर्म कराता है। नेक्स्ट है नंबर 7 भेदन। मलादिकम अबद्धं यत् बद्धं वा पिंडितं मलैहि भित्वा अधः पातयति यत् भेदनं कटुकी यथा। तो इसका एग्जाम्पल कटुकी बताया गया है। तो ये क्या करता है, मलादिकम बद्धं, अबद्धं, अबद्ध मल हो या बद्ध मल हो, पिंडित मल हो, कैसा भी मल हो, कितना भी हार्ड हो, उसको भेद करके, उसको तोड़ के अधः पातयति, ये नीचे से बाहर निकाल देता है। तो ये सब आपके लैट्रिन के रास्ते से आपके दोषों को, मल को बाहर निकालते हैं। ठीक है, भेदन कटुकी करता है ये। नेक्स्ट है नंबर 8 में रेचन बताया गया है। इसकी डेफिनेशन क्या है, देखिए, विपक्वं यत् अपक्वं वा मलादि द्रवतांग नयत रेचयति अपि तद्ज्ञेयं रेचनं त्रिवृता यथा। तो इसका एग्जाम्पल है त्रिवृत। और ये क्या करता है, विपक्वं, पाचन करके हो चाहे अपाचन करके हो, वो मल को द्रव कर देता है, लिक्विड कर देता है। ठीक है, लिक्विड करके ये बाहर निकाल देता है। तो उसको हम लोग रेचन कर्म बोलते हैं। ठीक, तो ये सारी सब कुछ मल को बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन कौन किस प्रोसीजर से मल को, कोई तोड़ के बाहर निकाल रहा है, कोई हार्ड स्टूल बाहर निकाल रहा है, कोई इसको द्रव या लिक्विड में कन्वर्ट करके बाहर निकाल रहा है। तो उस हिसाब से ये कर्म की जो नेमिंग है ये अलग अलग हो गई है। उसके बाद है वमन। नंबर 9 में अपक्व पित्त श्लेष्माणु बलाद ऊर्ध्वं नयेतु यत् वमनं तद्धि विज्ञेयं मदनस्य फलं यथा। तो मदन फल जो होता है वो एक द्रव्य है, मदन फल, ये आपका वमन कर्म कराता है। और ये क्या करता है, अपक्व पित्त श्लेष्माणु, जो पित्त और श्लेष्मा सही से पाचन नहीं हुआ हो, बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ हो, उसको बलपूर्वक ऊपर के मार्ग से, यानी आपके मुंह से उल्टी करा देता है, बाहर निकाल देता है।
आपको वॉमिटिंग हो जाती है, तो इसको वमन कर्म कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट नंबर 10 में है शोधन। शोधन में क्या होता है? स्थानात् बहिर् नयेत् ऊर्ध्वम् अधो वा मल संचयम् देह संशोधनं तत्स्यात् देवदाली फलं यथा। तो देवदाली का जो फल होता है वो आपका शोधन करा देता है। वो क्या करता है? स्थानात् बहिर् नयेत्, ऊर्ध्व मार्ग में हो चाहे अधो मार्ग में हो, जो भी मल आपकी बॉडी में संचय हो गया है, मल संचयम देहं संशोधनम लिखा है ना, तो मल जो संचय हो गया है उसको ऊर्ध्व मार्ग से और अधो मार्ग से खींचकर वो बाहर निकाल देता है और बॉडी को प्यूरिफाई कर देता है, संशोधन कर देता है। ठीक, तो उसी प्रोसीजर को हम लोग शोधन बोलते हैं। नेक्स्ट है नंबर 11 में देखिए छेदन। छेदन क्या होता है? श्लिष्टान कफादिकान दोषान उन्मूलयति यद बलात् छेदनं तद्यथा क्षारा मरीचानि शिलाजतु। तो यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दिए हैं, एक आपका है क्षार, एक है मरीच और एक है शिलाजतु। ठीक है, तो ये 3 ड्रग्स बताए हैं जो क्या करते हैं, जितना भी चिपका हुआ कफ है आपकी बॉडी में, बहुत सारे जगह पे कफ चिपक जाता है, छूटता नहीं है, है ना, तो इस कफ को ये क्या करता है, इसको निकाल देता है बाहर। इस कफ को खींचकर ये दोष समेत इसको बाहर निकाल देता है बलपूर्वक। इसी प्रोसेस को हम लोग छेदन कहते हैं। नेक्स्ट है नंबर 12 में लेखन। लेखन में क्या आता है? धातुन मलान वा देहस्य विशोष्य उल्लेखयेत् च यत् लेखनं तद्यथा क्षोद्रं नीरम उष्णं वचा यवा। यहाँ पे आपके 4 ड्रग बताए गए हैं जो लेखन कर्म करते हैं। इसमें आता है क्षौद्र, क्षौद्र यानी हनी, मधु या हनी को हम लोग क्षौद्र कहते हैं, नीरम उष्णम उष्ण जल, वचा और यव। ठीक है, अगर ये चीजें आप ले रहे हैं तो ये आपकी बॉडी पे लेखन इफेक्ट दिखाएगा। लेखन का मतलब है खुरच के ये सारे मल को जो बॉडी में चिपक गए हैं इधर उधर, उन सबको सुखा के खुरच के ये बाहर निकाल देगा। ठीक है, धातुन मलान व देह से विशोष्य लेखयेत्, तो ये विशोषण करके उस मल को बाहर निकाल देगा। ठीक, तो उसको लेखन कर्म बोलते हैं। नेक्स्ट है नंबर 13 ग्राही। ग्राही क्या होता है? दीपनं पाचनं यत् स्याद् उष्णत्वात् द्रवशोषकं ग्राही तच्च यथा शुंठी जीरकं गजपिप्पली। तो यहाँ पे 3 ड्रग बताए गए हैं, एक है शुंठी, दूसरा जीरक और तीसरा है गजपिप्पली। तो ये जो ड्रग होते हैं ये ग्राही कर्म करते हैं। ये क्या करते हैं? दीपन कराते हैं अग्नि का, पाचन कराते हैं, आम पाचन करा देते हैं, और क्या करते हैं? यत् उष्ण गुण युक्त होते हैं। ठीक है, तो ये उष्ण गुण युक्त होते हैं और ये द्रव का शोष करते हैं। मतलब जो आपका जब डायरिया हो रहा है तो उसमें ग्राही और स्तंभन, ये 2 चीजें आपको याद रखनी है। अगर बहुत ज्यादा लिक्विड स्टूल वो पास कर रहा है, उसको डायरिया हो गया, पेट खराब हो गया उसका, तो वहां पे आपको या तो ग्राही ड्रग देना है या तो स्तंभन ड्रग देना है। ठीक, तो ग्राही ड्रग देके वो जो लिक्विड पोर्शन को वो सुखा देता है। ठीक, और आपके डायरिया को बंद कर देता है, तो द्रव का शोषण कर लेता है वो, तो उस ड्रग को आप ग्राही बोलेंगे। और स्तंभन किसे बोलेंगे? रोक्ष्यात् शैत्यात् कषायत्वात् लघुपाकाच्च यद् भवेत् वातकृत स्तंभनं तत्स्यात् तथा वत्सक टुंटुके। तो वत्सक और टुंटुक ये 2 ड्रग बताए गए हैं जो स्तंभन कर्म करते हैं। ये रूक्ष होते हैं, शीत गुण युक्त होते हैं, कषाय होते हैं, लघु होते हैं, और ये क्या करते हैं? वात को बढ़ा देते हैं, वातकृत बढ़ा के ये स्तंभन कराते हैं। ठीक है, ग्राही जो आपका ड्रग है ये उष्ण गुण के कारण फंक्शन करता है और स्तंभन शीत गुण के कारण फंक्शन करता है। ओके, सो आपको ये देख के चूज करना है। अगर मान लीजिए कफज आपका डायरिया हो रहा है, कफ के कारण हो रहा है, तो वहां पे आप ग्राही ड्रग इस्तेमाल करेंगे। अगर पित्त के कारण हो रहा है तो आप स्तंभन ड्रग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से आप चूज करेंगे। नेक्स्ट है रसायन। रसायन क्या होता है? देखिए, रसायनं च तद्ज्ञेयं जज् जरा व्याधि नाशनम यथा अमृता रुदंती च गुग्गुलुश्च हरितकी। यहाँ पे 4 ड्रग बताए गए हैं, अमृता यानी गुड़ची, रुदंती, गुग्गुल और हरितकी। ये आपके रसायन कर्म करते हैं। ये क्या करते हैं? रसायनं च तद्ज्ञेय यत् जरा व्याधि नाशनम, जरा अवस्था यानी ओल्ड एज, ओल्ड
आदमी बूढ़ा हो जाता है ना, जब बॉडी में सारा कैटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, सारे सेल्स नष्ट होने लगते हैं, तो आदमी बूढ़ा होने लगता है, उसका चेहरा खराब होने लगता है, स्किन खराब होने लगती है ना, हड्डियां कमजोर होने लगती है, सारे धातुओं का क्षय होने लगता है। लेकिन अगर कोई मनुष्य रसायन का सेवन कर रहा है तो उसकी ये जो एजिंग प्रोसीजर है वो धीरे धीरे एकदम कम हो जाएगी, वो इतनी जल्दी बूढ़ा नहीं होगा। ठीक, इसीलिए बोला गया है जरा व्याधि नाशनम। और व्याधि मतलब बीमारियों का तो नाश करता ही है, ये बुढ़ापे का भी नाश कर देता है। उसके बाद है वाजीकरण। वाजीकरण क्या करता है? यस्मात् द्रव्यात् भवेत् स्त्रीषु हर्षो वाजीकरण च तत् यथा नागबला अद्याः स्यु बीजं कपिकच्छुम। तो नागबला बताया गया है और कपिकच्छु का बीज बताया गया है जो कि वाजीकर होता है। ये क्या करता है? स्त्री हर्ष को बढ़ाता है, सेक्सुअल कैपेसिटी को बढ़ाता है और आपकी फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को भी बढ़ाता है ये। उसके बाद है शुक्रल। शुक्र धातु को कौन बढ़ाता है, कौन प्रोड्यूस कराता है ज्यादा, उसको शुक्रल कहते हैं। इसका डेफिनेशन देखिए क्या बताया गया है, यस्मात् शुक्रस्य वृद्धि, शुक्र धातु की वृद्धि करता है, यस्मात् शुक्रलं ही तदुच्यते, उसको हम लोग शुक्रल ड्रग बोलते हैं। यथा अश्वगंधा, मुसली, शर्करा च शतावरी। तो यहाँ पे ये 4 ड्रग बताए गए हैं जो कि शुक्रल होते हैं या शुक्र धातु की वृद्धि कराते हैं। उसके बाद है शुक्र जनक। शुक्र जनक मतलब शुक्र अगर किसी का नहीं बन रहा है, शुक्र धातु क्षय हो गया है, तो उसको फिर पैदा कराने में, शुक्र धातु को फॉर्मेशन कराने में हेल्प करते हैं। ठीक है, शुक्र जनक या शुक्र प्रवर्तक, 2 यहाँ पे लाइन दी गई है। दुग्धं माशाश्च भल्लात फलमज्जा आमलकानि च प्रवर्तकानि कथ्यन्ते जनकानि च रेतसम। तो ये जो ड्रग्स यहाँ पे बताए गए हैं जिसमें क्या क्या आ जाता है, एक है आपका दूध, एक है मासा, ठीक है, उसके बाद है फल्लातक, भल्लातक फल मज्जा, भल्लातक फल के बीज जो होते हैं उसकी मज्जा अगर आप निकाल लें, और आमलकी, ठीक है, आमलकी यानी आंवला। ये जो 4 चीजें यहाँ पे बताई गई हैं ये शुक्र का प्रवर्तन भी कराती हैं और शुक्र का जनन भी कराती है, उसका फॉर्मेशन भी कराती है और सीमेन के अच्छा एजैकुलेशन भी कराती है। ठीक है, ये चारों ड्रग्स यहाँ पे सबसे बेस्ट बताए गए हैं। नेक्स्ट देखिए नंबर 19 में शुक्र रेचक, स्तंभक और शोषक बताया गया है। तो शुक्र के ऊपर जो फंक्शन होते हैं, रेचक फंक्शन, स्तंभक फंक्शन या शोषक फंक्शन, उसके लिए एक श्लोक बताया गया है। देखिए, प्रवर्तनी स्त्री शुक्रस्य रेचनं बृहति फलम जाति फलं स्तंभकं च शोषिणी च हरितकी। अगर कोई मनुष्य बृहति फल ले रहा है तो वो शुक्र का रेचन करा देगा, शुक्र बाहर निकाल देगा। जाति फल ले रहा है तो वो स्तंभन कराएगा, वो रोक के रखेगा। और हरितकी अगर कोई ले रहा है तो वो शुक्र का शोषण करा देगा, उसको ड्राई कर देगा, सुखा देगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है सूक्ष्म गुण। सूक्ष्म गुण क्या होता है? देहस्य सूक्ष्म छिद्रेषु विषेद यत् सूक्ष्मम उच्यते तद्यथा सैंधवं शौद्रं निम्बस्तैलं उद्भवम। ठीक है, तो यहाँ पे जो बताया गया है, देह के यानी शरीर के जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं, ठीक है, स्मॉल एकदम जो पोर्स होते हैं, हमारे स्रोतस होते हैं, उसके अंदर जो प्रवेश कर पाए उसको आप सूक्ष्म गुणयुक्त कहेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आ जाता है? सैंधव आ जाता है, क्षौद्र यानी मधु या हनी आ जाता है, और निम्ब तेल आ जाता है। तो ये ड्रग्स बताए गए हैं जिसमें सूक्ष्म गुण मौजूद होता है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 21, देखिए व्यवहाई गुण। व्यवहाई गुण क्या होता है? पूर्वं व्याप्य अखिलं कायं ततः पाकं च गच्छति व्यवहाई तद्यथा भंगा फेनं च ही समुद्भवम्। ठीक है, तो ये क्या होता है? पूर्वं व्याप्यं अखिलं कायं, ठीक है, पूरे काय मतलब पूरे शरीर में, अखिल काय मतलब पूरे शरीर में ये व्याप्त हो जाता है, फैल जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। ततः पाकं च गच्छति, उसके बाद ये पाक होता है, पाचन होता है इसका। तो ऐसे ड्रग्स को हम लोग व्यवहाई कहते हैं, जैसे कि भंगा है, अहिफेन है। ठीक है, तो ये जो ड्रग्स हैं भांग और अहिफेन, जब आप इसको मुंह में ही रखोगे तभी आपको नशा स्टार्ट हो जाएगा। तो ये पूरे शरीर में पहले फैल जाता है, उसके बाद ये पाचन होता है, ये इतना फास्ट एक्शन होता है इनका, तो इसको व्यवहाई कहते हैं। नेक्स्ट देखिए विकासी। विकासी क्या होता है?
संधि बंधास्तु शिथिलान यत करोति विकाशी तत् विश्लेष्य ओजश्च धातुभ्यो यथा क्रमुक कोद्रवा। तो ये विकासी द्रव्य होते हैं, क्रमुक और कोद्रव इसमें बताए गए हैं। तो ये क्या करते हैं, सारे जो हमारे जॉइंट्स हैं, संधि बंधन है, किसी भी जगह का जॉइंट हो उसको वो शिथिल कर देता है या ढीला कर देता है। ठीक है, तो ऐसे द्रव को हम लोग विकासी कहते हैं। ये ओज और धातु को भी विश्लेष कर देता है या उनके फंक्शंस को भी ये कम कर देता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मदकारी। नंबर 23 में क्या होते हैं ये, बुद्धिं लुम्पति यद द्रव्यम मदकारी तद उच्यते। बहुत बार ये लाइन आपके क्वेश्चन में आता है, बुद्धि लुम्पति यद द्रव्यम डैश तद उच्यते, तो यहाँ पे होगा मदकारी तद उच्यते। तो जो आपकी बुद्धि का नाश कर दे, जब आप शराब पी लेते हो, जब आपको नशा होने लगता है तो आपकी बुद्धि काम नहीं करती है ना, तो ऐसे द्रव्य जो बुद्धि को हर ले, बुद्धि को कम कर दे, उसको हम लोग मदकारी कहते हैं। तमो गुण प्रधानं च, ये तम गुण प्रधान होते हैं। शराब पीने के बाद आप बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज करने लगते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए, है ना, इसलिए तम गुण प्रधान होते हैं। च यथा मद्यम सुरादिकम, तो मद्य और सुरा जो होती हैं, अल्कोहल की ये वेराइटीज होती हैं, ये सारी मदकारी होती हैं। नेक्स्ट है प्राणहरा। प्राणहरा जो प्राणों को हरण करने में सक्षम है। तो इसमें क्या क्या गुण आएंगे, व्यवायी च विकासी स्यात् सूक्ष्मं छेदी मदावहम आग्नेयं जीवित हरं योगवाही स्मृतं विषम। ठीक है, तो ये विष है जो कि प्राणहर होता है और इसमें व्यवायी गुण भी होता है, विकासी गुण भी होता है और सारे सूक्ष्म जितने भी छिद्र होते हैं, सूक्ष्म जगह होती है, वो सब में वो प्रवेश कर जाता है। मदकारी भी होता है, ये मदावहम लिखा है। आग्नेयं जीवित हरं, आग्नेय गुण युक्त होता है, बहुत ही अग्नि जैसे बहुत तेजी से फैलती है ना, वैसे ही ये पूरे शरीर को बहुत तेजी से फैल के जला देती है अग्नि की तरह। जीवित हरं, ये जीवन का हरण कर लेती है। और योगवाही होती है, योगवाही मतलब वो हर स्रोतस के अंदर बहुत ही स्पीड से वो स्प्रेड कर जाती है, फैल जाती है। तो ये विष जो होता है, ये इसके गुण बताए गए हैं, प्राणहर होता है और इसमें ये सारे गुण मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है प्रमाथी। प्रमाथी क्या होता है, निज वीर्येण यत द्रव्यम श्रोतोभ्यो दोष संचयम निरस्यति प्रमाथी स्यात् तद्यथा मरीचं वचा। तो मरीच और वचा को प्रमाथी द्रव्य बताया गया है। ये अपने वीर्य के कारण क्या करते हैं, श्रोतों में जितने भी दोष संचय अवस्था में जमा होकर रहते हैं उनको निरस्यति, उनको बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये प्रमाथी ड्रग बताए गए हैं। मरीच और वचा को प्रमाथी बताया जाता है। नेक्स्ट आता है अभिषंदी। अभिषंदी क्या होता है, पैछिल्यात गौरवात द्रव्यं रुद्ध्वा रसवहा शिरा धत्ते यत गौरवं तद स्यात् अभिषंदी यथा दधि। जो आपकी दही होती है वो अभिषंदी कहलाती है, क्योंकि वो पिच्छिल होती है ना, स्लाइमी होती है और गौरव भारी होती है, वो पाचन में भी गुरु होती है। द्रव्यं रुद्ध्वा रसवहा सिरा, ये रसवह जो आपकी श्रोतस होती है और सिराएं होती हैं, उनमें ये अवरोध पैदा करती है। रुद्ध्वा लिखा है तो ये अवरोध पैदा कर देती है। यत गौरवम, तो अपने गुरु गुण के कारण ये सारे श्रोतस में अवरोध पैदा करती हैं। और श्रोतस में एक बार अवरोध हो गया तो क्या होगा, जो आपकी रस, रक्त, मांस, इन सब का संवहन हो रहा है, पूरे बॉडी में सर्कुलेशन हो रहा है, वो सही से नहीं होगा। जहाँ पे जमा हो जाएगा वहीं पे ही बीमारी पैदा हो जाएगी, है ना। इसीलिए ये अभिषंदी कारक है। इसीलिए दही को कभी भी अकेले मतलब उसको सेवन नहीं करना है, उसमें कुछ ना कुछ मिलाने के लिए बोला जाता है। नमक मिला लो, त्रिकटु चूर्ण मिला लो, पिपली मिला लो या फिर चीनी मिला लो, ऐसे कुछ ना कुछ मिला के उसमें खाने के लिए बोला जाता है, जो उसके इस अभिषंदी गुण को कम कर दे। नहीं तो दही आपके लिए बहुत ही बुरा साबित हो सकता है अगर आप दही ऐसे ही सेवन कर रहे हो बिना कुछ मिलाए। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे कर्मों के बारे में जाना, कर्मों की डेफिनेशंस जानी कि किस कर्म में क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं, क्या एक्टिविटीज होंगी तो उसको क्या कर्म बोलेंगे। जब भी आप कोई द्रव्य ले रहे हो तो उसमें रस, गुण, वीर्य, विपाक, कर्म, प्रभाव, ये सारी चीजें उसमें अंतर्निहित होती हैं, उसमें मौजूद होती हैं। ठीक है, तो कौन से ड्रग में कौन सा वीर्य है, कौन सा रस है, कौन सा विपाक हो रहा है,
ये सब चीजें आपको जाननी चाहिए। उसमें कौन सा गुण मौजूद होता है, तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं ये सब आपके द्रव्य में पाई जाती हैं, द्रव्य में ये मौजूद होती हैं। ठीक है, इसलिए द्रव्य गुण विज्ञान जब हम पढ़ रहे हैं तो इन सारी चीजों के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। आपका द्रव्य हो गया, रस, गुण, वीर्य, विपाक, प्रभाव, कर्म। ठीक है, तो ये 6 चीजें आपको जाननी बहुत जरूरी है। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। ये बेसिक्स है द्रव्य गुण पार्ट 1 का एक पोर्शन है जो आपको मैंने आज डिस्कस किया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा थोड़ा ही मैंने डिस्कस किया है, और आपको इसके डिटेल में जाना है तो आप द्रव्य गुण की बुक रेफर कर सकते हैं, उसमें डिटेल में आपको इसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। बाकी प्री एग्जाम थोड़ा सा रिवीजन के लिए, ये ओवरलुक करने के लिए थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने यहाँ पे बताए हैं। इसी के साथ ही आज की क्लास यहाँ पे खत्म होती है। आप लोग हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा अपने सारे दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा पाए, है ना। और सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन जरूर प्रेस करना है, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाए। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम और भी इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच। आप सबको मेरा नमस्कार।